देखें, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि स्केलर, एक का नाम है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे का नाम होगा वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट हम किसे कहेंगे? अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो नई क्वांटिटी बनेगी, जो नई प्रोडक्ट बनेगी, अगर वो नई बनने वाली प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी बन गई तो हम कहेंगे दैट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसी का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। क्यों है अभी पता चलता है आपको। जबकि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर में एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है तो वो प्रोडक्ट जो है वो कहलाती है वेक्टर प्रोडक्ट, या उसी को कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले मैं डेफिनेशन यहां पे लिख देता हूं कि व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट। इफ इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, कि अगर दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है और आंसर में बन गई स्केलर क्वांटिटी, तो ये जो प्रोडक्ट होगी इन दोनों वेक्टर्स की, इसको कहा जाएगा स्केलर प्रोडक्ट। तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, या इसी का दूसरा नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। सो इट इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी क्लियर हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं एक दे दूं तो एग्जांपल बड़ी क्लियर है। वर्क। वर्क क्यों? क्योंकि वर्क किस किस के, वर्क किन दो वेक्टर्स के मिलने से बनता है? वर्क बनता है फोर्स फोर्स और डिस्प्ले। डिस्प्लेसमेंट के मिलने से। तो देखें, दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए और जो रिजल्टेंट क्वांटिटी इन्होंने प्रोड्यूस की वो क्वांटिटी बन गई एक स्केलर। इसलिए वर्क को कहा जाएगा दिस इज स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। डॉट क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में डॉट लगाया जाता है। स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट यूज होता है, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। जबकि सर अगर वर्क तो एफ एस के इक्वल नहीं होता? एफ एस, एस क्या होता है उसमें? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, नोट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होता है वो। अच्छा। ओके सर। अच्छा, अब जरा देखें, अगर दो वेक्टर के मल्टीप्लाई होने से आंसर में स्केलर क्वांटिटी बने तो इस प्रोडक्ट को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट से डिनोट किया जाता है। लेकिन अगर दो वेक्टर्स के मल्टीप्लाई होने से आंसर में वेक्टर क्वांटिटी बन जाए तो उस प्रोडक्ट को कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब वो जब वेक्टर प्रोडक्ट वाला टॉपिक करूंगा वहीं पे मैं बताऊंगा आपको, लिखवाऊंगा भी। लेकिन अभी मैं चलने एक एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं कि ये जो टॉर्क होता है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि ये होता है आर इज इक्वल टू, सॉरी, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर जो होता है ये होता है मूवमेंट आर्म, यानी डिस्प्लेसमेंट एक दफा फिर, और एफ जो है ये है फोर्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी जो बन रही है वो बन रही है टॉर्क, और टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। सो टॉर्क इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए दरमियान में क्रॉस लगाया जाता है। ठीक हो गया? तो खैर वहां पे मैं डिटेल से बताऊंगा वो क्या होता है, अभी जस्ट डिफ्रेंशिएट करके मैंने आपको बताना था, इसलिए इस चीज को भी मैं यहां से मिटा देता हूं। अच्छा, अब हम आते हैं स्केलर प्रोडक्ट की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। क्योंकि हमने जो कुछ भी करना होता है फिजिक्स में होता तो मैथमेटिकल वर्क ही है ना सारे का सारा, तो इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमें जरूरत पड़ेगी। और उसी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को यूज करके फिर हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। तो आते हैं इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसी की मदद से फिर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आएंगे। अच्छा, मैं स्टार्ट लेता हूं बजाय इसके कि कोई जनरल वेक्टर्स ए बी ले लूं जिस तरह बुक में लिए हुए हैं, उसकी बजाय मैं ये जो एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है इसी की मदद से मैं आपको समझाता हूं, और फिर मैं जनरल रूल की तरफ जाऊंगा। पहले पर्टिकुलर एग्जांपल और उसके बाद फिर जनरलाइज करूंगा इसको मैं। मुझे एक बात जरा बताएं, अगर ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस ब्लॉक को, वही जो मैंने उस दिन आपको एग्जांपल भी दी थी कि गाड़ी है, एक गाड़ी होती है उसको धागे के साथ बांध के आप लोग घसीट रहे होते हैं, तो चला रहे होते हैं, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? तो देखें, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक है, गाड़ी है, कुछ भी इसको समझ लें। इसको आपने बांधा हुआ एक छोटी सी रस्सी के साथ, ठीक है, और यहां से आपने इसको पकड़ा हुआ है। अब जब आप इसको पकड़ के घसीटना शुरू करते हैं तो ब्लॉक किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना शुरू होता है? ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है? तो हमें पता है कि ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। ठीक है, ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो ये वाली होती है, ये ग्रीन कलर में जो मैंने आपको दिखाई है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जबकि फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है?
फोर्स तो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है इस ब्लॉक के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, आप जरा देखें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा होता है, इस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब एक चीज जरा देखिएगा कि क्या, आप लोगों से मेरा सवाल है कि क्या जिस डायरेक्शन में ये फोर्स एफ एक्ट कर रही है, क्या डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है? जी बताएं, जी जल्दी से बता दें। सर आप दोबारा बताएं एक बार। सवाल मेरा ये है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आपने किसी भी स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और स्ट्रिंग से बांध के आप उसको ड्रैग करवा रही हैं। अब फोर्स जो स्ट्रिंग के थ्रू इस ब्लॉक पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो फोर्स है इस डायरेक्शन में, जबकि डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स एफ जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, क्या डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है? नो नहीं सर। सर। नो। हालांकि न्यूटन के लॉज की मदद से हम तो ये जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करे डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में कवर होता है। अब डिस्प्लेसमेंट का इस डायरेक्शन में कवर होना इस चीज का प्रूफ है कि कुछ ना कुछ फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रही है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में कवर हो रहा है। वरना अगर इस डायरेक्शन में, इस ग्रीन कलर का जो एरो है, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्ट ना करती तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर ना होता। अब आप लोग मुझे बताएं कि वो कौन सी फोर्स है जो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रही है। जी, अभी तक पढ़ लिया आपने जो, वही कॉन्सेप्ट अब यूज होगा। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है? हाँ जी। सर एफ एक्स कॉस थीटा। एफ एक्स नहीं, एफ कॉस थीटा। जवाब एफ आपका कॉस ठीक, थीटा। जवाब का आपका बिल्कुल ठीक है कि जो ये वाली जो फोर्स है इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करेगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में वो होगी एफ कॉस थीटा। वो एफ कॉस सर थीटा, ये कैसे पता चलेगा? ये सर ऐसे ये पता कैसे चलेगा, आया? ये ऐसे पता चलेगा जब आप प्रीवियस लेक्चर्स सुन लेंगी, यूट्यूब पे मौजूद हैं, उनको सुने फिर आपको पता चलेगा। ये कंपोनेंट है ना, फोर्स का ओके कंपोनेंट सर। है, इस फोर्स एफ का कंपोनेंट है जो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। क्योंकि फोर्स अगर इस तरह से एक्ट कर रही है ना तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, एक होगा वाई एक्सिस के अलोंग। अब जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा। तो अब ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा फोर्स का इस डायरेक्शन में, ये एफ कॉस थीटा ही तो बनता है, इसीलिए एफ कॉस थीटा लिखा। जबकि दूसरा जो ओके कंपोनेंट सर। होगा वाई एक्सिस के अलोंग वो होता है एफ साइन थीटा। ठीक है। अच्छा। अब बाकी डिटेल्स अब मैं नहीं बता सकता, जरा लेक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये यूट्यूब पे लेक्चर मौजूद है, वहां से अब देखिएगा लाजमी। अच्छा, तो अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है वो एफ कॉस थीटा। तो इसका मतलब है कि ये एफ कॉस थीटा वो फोर्स है कि जो इस डिस्प्लेसमेंट डी को कवर करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ आ गई बात की? तो फिर अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूं, आप लोगों ने 9th क्लास की फिजिक्स में जो डेफिनेशन पढ़ी थी वर्क की, अगर आपको याद हो तो आपने लिखा था, आपने कहा था फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में मल्टीप्लाई जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। ठीक हो गया, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। सर अब फोर्स इसकी डायरेक्शन में कैसे है? फोर्स वर्क की डेफिनेशन ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट, उस डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करें उस फोर्स से कि जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ये मैं कह रहा हूं, जब आप लोगों ने बताना है ना कि वो फोर्स ओके सर। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रही है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, देखें डायग्राम को और बताएं मुझे। एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा, बिल्कुल ठीक है। एफ कॉस थीटा वो फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। सो ये मैंने लिखा एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है वो तो है ही डी। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं फिर एफ डी कॉस थीटा। तो अब ये वाली जो मैथमेटिकल फॉर्म बनी है ना एफ डी कॉस थीटा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो नोटेशन फिजिसिस्ट्स ने इंट्रोड्यूस करवाई उस नोटेशन को कहा गया एफ डॉट डी। समझ आ गई है? इसीलिए हम कहते हैं कि एफ डॉट डी जो है, इसीलिए हम कहते हैं कि एफ डॉट डी जो है वो इक्वल होता है
एफ डी कॉस थीटा के। जी, इतनी चीज आप लोगों को क्लियर? यस सर, क्लियर। हाँ, अब ये अमूमन सवाल पूछा जाता है जब ये टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं ना डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के, तो अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा क्यों यूज होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा क्यों यूज होता है। तो ये मैंने आपको जवाब इसका दे दिया कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा क्यों यूज होता है। ये सवाल जवाब आपके सामने अब, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा क्यों यूज होता है तो वहीं पे बताऊंगा फिर। तो अब ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आता हूं जनरल फॉर्म की तरफ। ये एक पर्टिकुलर फॉर्म थी, इसके थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होती क्या है। अब मैं आता हूं जनरलाइज्ड फॉर्म की तरफ कि अगर कोई से भी दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, इफ ए एंड बी और टू वेक्टर्स, कोई से भी दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो फिर इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी। अब तो बहुत आसान हो चुका काम। इनको देख, वो सामने आपके एग्जाम्पल मौजूद है, उसको देख के मुझे बताएं क्या लिखूं मैं इसको, ए डॉट बी को, ए बी कॉस ए बी ए कॉस बी थीटा। कोस थीटा। यस, ए बी कॉस थीटा, वेरी सिंपल। बिल्कुल इसी तरह अब अगर मैं इनकी तरतीब बदल दूं, यानी बी को पीछे कर दूं, ए को आगे कर दूं, अब क्या बनेगा जी? ए बी कोस थीटा। अब बनेगा बी ए कॉस थीटा। ए कोस थीटा। अब बनेगा बी ए कोस थीटा। वो अलग बात है, फर्क इनमें कोई नहीं है। आगे चल के अभी हम प्रूव करेंगे कि ए बी कोस थीटा और बी ए कोस थीटा इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन तरतीब के मुताबिक फिलहाल अभी यहाँ पे मैं यही लिख रहा हूँ, बी डॉट ए को लिख दिया बी ए कोस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब मैं दो जनरल वेक्टर्स जो मैंने लिए हैं ए और बी, अब इनकी मदद से मैं मजीद इसको क्लियर करता हूँ कि देखें जरा। सपोज करें ये एक वेक्टर है, वंस अगेन ये वेक्टर है ए, जबकि ये एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी। दीज आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, जबकि जो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं वो ओरिजिन है, यानी एक्स वाई प्लेन में हमने इनको रखा हुआ है और ये ओरिजिन से हमने स्टार्ट किया। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है थीटा। अब बिल्कुल सेम यही सब कुछ जो हमने यहाँ सीखा था वो मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉल करवाता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम क्या होगा जी? जल्दी से बताएं क्या नाम होगा इस डिस्टेंस का? नाम होगा ए कॉस थीटा, ठीक हो गया। तो जब इस डिस्टेंस का नाम ए कॉस थीटा है, तो जैसे यहां हमने लिखा था एफ डॉट डी। सर ये तो फोर्स का कंपोनेंट नहीं होगा, ये डिस्टेंस कैसे हो सकता है? ओफो, इस लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। ये फोर्स, अभी ये फोर्सेस नहीं, ये जनरल वेक्टर्स हैं। ए और बी जनरल वेक्टर्स हैं, लाजमी नहीं है फोर्स। फोर्स भी हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी, मोमेंटम भी, वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी, कुछ भी, कोई भी वेक्टर्स हैं ए और बी, जनरल वेक्टर्स, इसीलिए जनरल का है ना। जैसे मैथ में हम कहते थे इक्वेशन हम सोल्व करते थे, वेरिएबल्स होते थे एक्स वाई जी, वो जनरल वेरिएबल्स थे। लेकिन वही इक्वेशंस जब फिजिक्स में सोल्व की जाती हैं तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल्स बन जाते हैं। कभी वो वेरिएबल्स फोर्स बन जाता है, कभी वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, कभी वेलोसिटी बन जाती है, कभी पावर बन जाती है, कभी वर्क बन जाता है, ठीक है। तो वही मैथमेटिकल इक्वेशंस जब फिजिक्स में कन्वर्ट होती हैं तो यहाँ पर्टिकुलर वेरिएबल्स बन जाती हैं। मैथ में वो जनरल वेरिएबल्स थे। इसी तरह यहाँ पे ओके सर। कोई से भी दो जनरल वेक्टर्स हैं अभी, जबकि ये पर्टिकुलर वेक्टर्स थे, ये एफ और डी, ठीक हो गया। तो ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ है ए कॉस थीटा। अच्छा, अब इसी को देख के आप लोग जरा मुझे बताएं कि अब अगर मैं इसको यूज करता हूं तो इसके लिए जब ए डॉट बी लिखूंगा, वैसे तो मैं वहां समझा चुका हूं, लेकिन मजीद इसको जरा एक्सटेंडेड फॉर्म में हम देखते हैं। तो ए डॉट बी, जैसे यहां पे था एफ डॉट डी, एफ डॉट डी दरअसल क्या था, एफ कॉस थीटा इंटू डी। अब आप लोग मुझे देख के बताएं ए डॉट बी को कैसे लिखा जाएगा ऐसी कॉस थीटा की फॉर्म में? ए कॉस थीटा बी। बिल्कुल ठीक है, इसको लिखा जाएगा ए कॉस थीटा इंटू इंटू वेक्टर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, ये ए जो है ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये ए जो लिखा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और ये बी जो लिखा है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। जबकि ये ऊपर एरोस भी डालें तो इसका मतलब ये वेक्टर्स हैं, ठीक हो गया। और इसी ए कॉस थीटा इंटू बी को अगले स्टेप में फिर हमने लिखा था ए बी कॉस थीटा, जो कि वो मैंने डायरेक्टली लिखा था ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब यही डायग्राम में फिर से अब ड्रॉ करता हूं और अब मैं आपको बताऊंगा कि बी ए कॉस थीटा कैसे बनता है। तो वंस अगेन इसी डायग्राम को फिर देखें। अगेन दिस इज वेक्टर ए origin and this is vector b,
यहां मैंने ड्रॉ किया था वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के ऊपर, ये ए cos थीटा जो था ये था वेक्टर ए की वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन मीन साया। यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, यहाँ पे ऊपर अगर मैं एक बल्ब ऑन कर दूं, ये कोई सी भी दो इनको आप लाइंस ना समझें, आप समझ लें कि सपोज करें कि कोई सी भी दो लकड़ियां पड़ी हुई हैं, लेट सपोज। तो अगर ऊपर अगर मैं यहाँ लाइट ऑन करता हूं तो जाहिर सी बात है ए का जो शेडो इसके ऊपर बनेगा बी के ऊपर वो इतना ही बनेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ए cos थीटा जो है वो दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, अब इसी तरह बी की प्रोजेक्शन अगर ए के ऊपर मैंने ड्रॉ करनी है तो अब कैसे ड्रॉ करूंगा? वंस अगेन ये देखें जरा, वंस अगेन अब जो प्रोजेक्शन ड्रॉ होगी वो ये होगी लाइक दिस, यानी बिल्कुल बी से ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। जैसे यहां पे ए के एंड से बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसी तरह अब अगर बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर ड्रॉ करनी है तो बी से वेक्टर ए के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देने। ठीक है, परपेंडिकुलर तो डेफिनेटली ये एंगल 90 का, इसी तरह यहाँ पे ये एंगल 90 का। अब इसको देख के आप मुझे बताएं कि ये जो लेंथ बनेगी इस लेंथ का नाम क्या होगा? बी cos एक्स। theta। ये होगा बी cos थीटा, बिल्कुल ठीक है। आगे समझ बात की, जबकि थीटा ये वाला एंगल था, ये वाला। अब इसी को देख के अब आप लोगों ने एक दफा फिर मुझे बताना है, वो एग्जांपल है कि एफ डॉट डी को हमने लिखा था एफ cos थीटा इंटू डी। अब इसी को देख के आप लोग मुझे बताएं कि बी डॉट ए को मैं कैसे लिखूंगा? b cos theta बी a। cos थीटा बी इनटू cos ए। थीटा इंटू ए, सो ये मैंने लिख दिया बी cos थीटा इंटू ए। ठीक है, और इसी को फिर हमने ये लिखा हुआ था बी ए cos थीटा, तो ये मैंने इसको लिख दिया दिस इज इक्वल टू बी ए cos थीटा। मजीद इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये मैं लिखूंगा फिर बी cos थीटा, भी मैंने आपको बताया बी cos थीटा क्या है, ये आपके सामने है बी cos थीटा। बी cos थीटा वेक्टर बी की प्रोजेक्शन है वेक्टर ए के ऊपर, तो इसीलिए बी cos थीटा की जगह मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी किसके ऊपर? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ऑन ए। ए। यस, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ये क्या चीज है? magnitude of a। यस, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक हो गया। इसी तरह ये भी ऐसे ही है, ये ए cos थीटा जो है ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। चलें ये भी मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए सॉरी, प्रोजेक्शन ऑफ ए किसके ऊपर? ऑन बी, वेक्टर बी के ऊपर, और साथ में ये क्या है, ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यस दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक हो गया जी, कोई मसला अब इस टॉपिक में? अभी टॉपिक आगे चल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने पढ़नी है, यहां तक कोई मसला? नो सर क्लियर है। नो सर क्लियर ओके, है। सर b a cos theta को a b cos theta लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी मैं आगे वो प्रूफ करूंगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को कहते हैं। अब प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं ना, तो वहां पे यही चीज मैंने आपको समझानी है। अभी ऐसे करें, इसका जल्दी से आप ले लें स्क्रीनशॉट, हरी अप। जी हो गया, साफ कर दूं? यस सर हो गया। अच्छा चलो मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ फिर। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसी स्केलर प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स की तरफ।
देखें जी, इसकी करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है इसकी डॉट कम्यूटेटिव लॉ। कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो यहाँ पे होल्ड करता है डॉट प्रोडक्ट में। देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं ए डॉट बी, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। जबकि थीटा क्या है? थीटा किस किस के दरमियान एंगल होता है? A and B के। ए एंड बी के दरमियान एंगल होता है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बी डॉट ए लिखता हूं, बी डॉट ए, अब इसको क्या लिखा जाएगा? बी ए कॉस बी थीटा। ए cos थीटा। अब मुझे एक बात बताएं जरा, जब ए डॉट बी में लिखता हूं, ए क्या है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और कॉस थीटा, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। और जब बी डॉट ए लिखता हूं, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो कि वहां था, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो कि यहां था, थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी जो कि वहां था। भाई जब सारे वेरिएबल्स ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर सिर्फ चेंज हो गया ना। यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी था, यहाँ पे बी मल्टीप्लाई ए है, तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर चेंज हो गया। तो मल्टीप्लीकेशन का सिर्फ दो मैग्नीट्यूड्स के दरमियान, मैग्नीट्यूड क्या होता है? नंबर होता है सिंपल। जैसे सपोज करें कि ए है अगर 2 और बी है 3, तो ए और बी दो नंबर्स हैं, तो मैं 2 मल्टीप्लाई 3 लिखूं या 3 मल्टीप्लाई 2 लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा? आंसर तो 6 ही आना है हर केस में। तो यहां भी फिर सिर्फ और सिर्फ ये जो दो रियल नंबर्स हैं ए और बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड हमेशा रियल नंबर होता है, तो जिस यहाँ पे दो रियल नंबर्स ए और बी जो हैं, उनकी तरतीब सिर्फ यहाँ पे आके चेंज हो गई है। तो जब दो रियल नंबर्स की अरेंजमेंट अगर चेंज हो जाए, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगी, जो आंसर आएगा, उस आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सारे वेरिएबल्स भी ऊपर नीचे सेम हैं और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर चेंज हुआ है इन दो रियल नंबर्स के दरमियान, तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए, इनके आंसर्स सेम आएंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। और रीजन क्या देनी है? रीजन ये देनी है बिकॉज ए मल्टीप्लाई बी मैग्नीट्यूड एंड बी मल्टीप्लाई ए मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। और ये क्यों इक्वल? आगे इनकी भी बेशक रीजन दे दें कि बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव लॉ holds in real numbers with respect to multiplication। कि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो इसलिए ये ए बी और ये बी ए आपस में इक्वल। तो जब ये आपस में इक्वल, तो कोस थीटा तो पहले ही सेम है, तो इसका मतलब है ओवरऑल ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में इक्वल। तो जब ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में इक्वल, तो फिर प्रूफ हो गया कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन वेक्टर्स, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन डॉट प्रोडक्ट। ठीक हो गया? यही चीज मैं यहां पे लिख देता हूं अब। नाउ दिस इंप्लाइज दैट commutative law holds in dot product। जी, कोई मसला इसमें? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, ठीक है जी, आगे चलते हैं फिर। प्रॉपर्टी नंबर है 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 है जी जी बट पहले वाले में बी कॉस थीटा है और उसमें ए कॉस थीटा है सर, कंपोनेंट तो चेंज हो गए ना। देखिए मैं बताता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए की वैल्यू में थोड़ी देर के लिए इधर सपोज कर लेता हूँ, एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज करें ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, और थीटा जो इन दोनों के दरमियान बन रहा है, लेट्स सपोज वो है 30 डिग्री। तो जब थीटा 30 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली, या थीटा चले 60 ले लें,
समझना आसान, वो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। तो फिर मुझे बताएं कि cos 60 का आंसर क्या होगा, ज़ाहिर 0.5 होगा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज पुट करके देख लें, देखें a डॉट बी क्या आएगा। नाउ a डॉट बी क्या बनेगा, a डॉट बी का आंसर वो बनेगा ए बी कॉस थीटा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 0.5, तो आंसर आ जाएगा 3। कर लें कैलकुलेटर से बेशक। इस तरह बी डॉट ए देखें क्या आएगा, तो बी डॉट ए में पहले बी फिर ए है, तो ये मैंने लिखा 3 और उसके बाद लिखा 2 और उसके बाद लिखा कॉस थीटा की जगह 0.5, एक दफा फिर आंसर 3 आ गया। क्या फर्क पड़ा, आंसर तो सेम आ गया। समझ आ गई बात की क्लियर अब? सर, यस सर। ओके, अच्छा जी। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर है 2। इसमें है कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो cos थीटा का आंसर क्या आएगा। नंबर 2, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो अब आंसर क्या आएगा। तो देखें, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इसका फिर क्या मतलब हुआ, इसका फिर ये मतलब हुआ कि थीटा कितना बन गया, थीटा बन गया 90 डिग्री। 90 डिग्री। ओके, अच्छा जब थीटा 90 डिग्री बना तो हमें पता है कि ए डॉट बी, बी डॉट ए वगैरह उनमें तो cos थीटा यूज होता है, तो cos थीटा की वैल्यू भी यहीं पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो cos थीटा क्या होता है फिर, cos 90 क्या होता है, 0। cos 90 जीरो होता है। यस, तो इसका मतलब है cos थीटा का आंसर 0 आ जाएगा। अब हम आते हैं ए डॉट बी की तरफ। तो अब ए डॉट बी क्या बनेगा, देन ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, जो कि बनता है ए बी कॉज ऑफ 90, और cos 90 क्योंकि 0 बन चुके हैं तो बना ए बी इंटू 0, तो आंसर क्या आ गया 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगी। सो ये मैं लिख देता हूं। अब ये रिजल्ट्स जो है अपने याद भी रखने हैं कि वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आंसर क्या आएगा। याद रखने की तो खैर जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ये फौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए क्योंकि ये रिजल्ट सब यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ वेक्टर्स और परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन आपको पता है, 9th क्लास में आपने बहुत ज्यादा यूज किया ये। इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। ठीक हो गया जी, वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 की इक्वल होगी। अच्छा, अभी मजीद आगे चल रही है ये प्रॉपर्टी। अब मुझे आप लोगों ने बताना है, फौरन से आंसर मुझे देना है। मुझे बताएं कि आई डॉट जे क्या आंसर होगा इसका। 0 क्यों, because they are perpendicular to each other. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस का, जे यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस का। ठीक है, अब एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में है, तो फिर डेफिनेटली एक्स एक्सिस अगर इस डायरेक्शन में है तो आई वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, वाई एक्सिस उधर है तो जे वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, और ये हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर है तो अभी हमने यही तो पढ़ा कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आती है, तो आई डॉट जे जो है ये आएगा 0। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आई डॉट के जो है, क्योंकि तीनों एक्सिस एक्स वाई जी तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो आई डॉट जे 0, ऐसे ही जे डॉट के वो भी 0, क्योंकि जे एक्स एक्सिस के अलोंग, के जेड एक्सिस के अलोंग, सॉरी जे वाई एक्सिस के अलोंग, के जेड एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इनकी डॉट प्रोडक्ट 0। इसी तरह आई डॉट के जो है ये भी 0, बिकॉज वंस अगेन आई एक्स एक्सिस के अलोंग और के जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक हो गया जी, कोई मसला इसमें? हाँ जी, जल्दी से बताएं। नो सर। ओके, इसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी, और वो है अगर वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों तो क्या होगा। ऐसा करें, इसका ले लें स्क्रीनशॉट जल्दी से।
हो गया, मिटा दूं? सर डन। ओके, मैं साफ कर रहा हूँ जी। board। नेक्स्ट है, अगर वेक्टर्स पैरेलल हो तो क्या होगा? प्रॉपर्टी नंबर 3, पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, अगर वेक्टर पैरेलल हो तो उस सूरत में एंगल कितना होगा इनके दरमियान? 0 डिग्री। 0 डिग्री। और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा यूज हो रहा है, तो cos थीटा की वैल्यू फिर क्या बनेगी? 1। 1 बनेगी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि cos 0 1 होता है। अब बहुत आसान हो गया। अब देखें a डॉट बी किसके इक्वल आएगा? वो आएगा ए बी इंटू कॉज ऑफ 0 डिग्री, और cos 0 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा a मल्टीप्लाई बी। तो इसका क्या मतलब हुआ? a जो है ये वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो फिर हम कह सकते हैं कि इफ वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, यही चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं कि if vectors are parallel then their dot product is equal to product of their magnitude। जी क्लियर? कोई मसला इसमें? हाँ जी, जल्दी से बताएं ना। ओके नो अच्छा, सर क्लियर है। अच्छा आप जरा जल्दी से मुझे बताएं कि आई डॉट आई किसके इक्वल होगा फिर? 1। 1 के 1। इक्वल होगा, बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि इसको लिखा जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है। यस, लिखा जाएगा आई का मैग्नीट्यूड इनटू आई का मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि आई का आई के साथ यानी अपने ही साथ एंगल इसका 0 डिग्री होगा। और अब ये क्या बना, देखें आई का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वाले आई का मैग्नीट्यूड 1, और cos 0 होता ही 1 है, तो आंसर क्या आया? 1। ठीक है, तो आई डॉट आई 1 के इक्वल। बिल्कुल ऐसे ही जे डॉट जे जो है वो भी 1 बन जाएगा, जे डॉट जे जो है वो भी 1 के इक्वल। ऐसे के डॉट के जो है ये भी 1 के इक्वल। ठीक हो गया जी? तो यूनिट वेक्टर्स के केस में सिंपली क्या है, यूनिट वेक्टर की सेल्फ डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होती है। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। ठीक है, चलें। अच्छा, मीटिंग का टाइम तो खत्म हो रहा है, लेकिन ये टॉपिक खत्म कर देते हैं। मैं दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही अब काम रह गया। ठीक है, ये लिंक आ रहा है दोबारा।